हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में ऑडिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने बेसिक्स ऑफ ऑडिट के कुछ अपने टेस्ट देखे थे, जहां पर हमने ये देखा था कि हमें किस तरीके की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अपना ऐप भी लॉन्च हो गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक करेंगे तो वहाँ पर अफेयर्स विद बिजनेस नाम से आपको मिल जाएगा। लिंक से आप जाएंगे तो वहाँ पर प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्विजेस वीडियो और नोट्स के लिए वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम, यहाँ से लगभग हर पीएसयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज अरेंज्ड इन करेक्ट सीक्वेंस, मतलब करेक्ट सीक्वेंस में किसे अरेंज किया गया है, सही क्रम में किसे व्यवस्थित किया गया है। तो करेक्ट सीक्वेंस मतलब पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है, तो पहला है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट एग्जीक्यूशन। ये देखो तीन चार चीजें हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, पहले काम, सबसे पहला काम यही होगा, स्ट्रेटजी बनाना। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएगा। कैसे स्ट्रेटजी बनाएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को समझेगा, बिजनेस को समझेगा, और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि उसको किस एक्सटेंट तक काम करना है, किस एक्सटेंट तक उसको चेकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी जब बन जाएगी तो उसी ऑडिट स्ट्रेटजी के बेसिस पर क्या किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। ठीक है, फिर जब प्लानिंग कर ली जाएगी उसके बाद इन डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया जाएगा, इन डिटेल्ड प्लानिंग की जाएगी, मतलब प्लान को और डिटेल में किया जाएगा, इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। और ऑडिट प्रोग्राम बनने के बाद क्या किया जाएगा, ऑडिट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा। हेलो, हाँ सर, मैं कुछ देर से पहुंचा रहा हूँ, अभी मैं ही थोड़ा काम में बिजी था। हाँ, चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, स्ट्रेटजी, प्लान, प्रोग्राम, ऑडिट, एग्जीक्यूशन। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट एग्जीक्यूशन। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, आप बेसिक्स वाला वीडियो जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद डैश डैश टेस्ट इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड दैट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाई इंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अंकेक्षण रणनीति की तुलना में क्या अधिक विस्तृत होता है। इसमें देखिए इंगेजमेंट टीम को इसने क्या लिख दिया है, सगाई टीम। इंगेजमेंट टीम यानी कार्य, इंगेजमेंट को इसने ट्रांसलेट किया है सगाई में। तो ठीक है, तो कार्य टीम के सदस्यों द्वारा ऑडिट प्रक्रियाओं के समय प्रकृति, समय और सीमा शामिल है। मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी से ज्यादा कौन डिटेल होता है, देखो तो ऑडिट स्ट्रेटजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है ऑडिट प्लान। तो हमेशा याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मैंने बोला था एसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्क्राइब्स प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंकेक्षण पर कौन सा मानक वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण की योजना बनाना का वर्णन करता है। तो इसके लिए है, मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300, जो कहता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करके बताइएगा कि ऐसे 200 किसके लिए है, ऐसे 210 किसके लिए है और ऐसे 315 किसके लिए है। इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ऑडिट 10 से 15 नंबर का आया तो कई बार 2-3 नंबर का भी ये पूछ लेते हैं। 3 नंबर का नाम पूछने का आ गया, अब नाम आपको या तो बनता होगा या नहीं बनता होगा। बनता होगा तो 3 सेकंड लगेंगे और नहीं बनता होगा तो फिर 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्ड स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम, मिस स्टेटमेंट यानी मिथ्या वर्णन किससे हो सकते हैं, एरर से, फ्रॉड से, दोनों से, नन ऑफ द अबव। अभी वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाला जाएगा। मैं जब रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो पता नहीं क्या व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो, एरर जैसे मिस स्टेटमेंट, आपसे मम्मी ने पूछा कि मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला था कि ये दूध उबाल देना। अब
दूध उबालने में रख गए, आप फोन पे चैटिंग करने लगे और दूध जो है सारा बिखर गया। अब क्या होगा? मम्मी आई तो या तो आपको पता ही नहीं था, मम्मी ने आपसे पूछा कि दूध उबल गया, आपने बोला हाँ उबल गया। अब आपको पता ही नहीं था कि दूध बिखर चुका है, तो ये अनइंटेंशनल मिस्टेक थी, गलती हो गई थी। और एक आपको पता था कि मम्मी कूटेंगी आपको, ठीक है ना, आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो उस आक्रमण से बचने के लिए आपने झूठ बोल दिया, तो ये क्या था? फ्रॉड। तो दोनों ही केसेस में तो मिस स्टेटमेंट तो हो गया ना। मिस स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो सच नहीं है वो बताना, एज गलत स्टेटमेंट देना। तो ये दोनों की वजह से हो सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। उसके बाद आगे आइए। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर और इन कनेक्शन विथ completion of very previous audit or continues until the completion of current audit engagement। देखो प्लानिंग कैसा प्रोसेस है? प्लानिंग देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक चीज समझ लो, प्लानिंग लगातार रूप से किया जाता है जब तक आपका ऑडिट चलता रहेगा, क्योंकि ऑडिट में नई नई चीजें मिलेंगी, उसके बेसिस पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उसके बाद अगला, the overall audit strategy and the audit plan remain the responsibility। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बनाना? देखो सिंपल सी बात है, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को, अच्छा ऑडिट करता कौन है? ऑडिट करता है ऑडिटर। तो स्ट्रेटजी और प्लान बनाना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड, देखो हमने पढ़ा था ऑडिट रिस्क इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाई क्या था? कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क या बिजनेस रिस्क। देखो तो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो रिस्क से बनता है, एक बनता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा बनता है कंट्रोल रिस्क। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिटेक्शन रिस्क। अब आप बोलेंगे सर ये कंट्रोल रिस्क क्या होता है भैया? कंट्रोल रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कंट्रोल लगाने के बाद भी हो जाएगा। गार्ड बैठा के रखे हैं फिर भी चोरी हो गई, तो ये कंट्रोल रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क, अगर कोई कंट्रोल नहीं है तब चोरी होने के चांसेस, गार्ड है नहीं तो चोरी हो गई, तो इनहेरेंट रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क का मतलब है कि हम उसको ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगा, ऑडिटर ढूंढेगा फिर भी नहीं पाएगा। और बिजनेस रिस्क तो समझिए कि बिजनेस का रिस्क है, ये समझिए नॉर्मल बिजनेस का रिस्क है कि बिजनेस में लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ऐसा केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, खोज का जोखिम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेस्टिंग मेथड गिव द लीस्ट ऑडिट एविडेंस? सबसे कम ऑडिट एविडेंस कहां से मिलता है? सबसे कम लेखा परीक्षा साक्ष्य आपको कहां से मिलता है? अंकेक्षण साक्ष्य, इंक्वायरी से, इंस्पेक्शन से, ऑब्जर्वेशन से, परफॉर्मेंस से। देखो सिंपल सी बात है, इंक्वायरी में अगर आपको मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि तुम कैसे हो, तो आप तो यही कहेंगे ना कि मैं अच्छा हूं। तो इंक्वायरी में सबसे कम इंफॉर्मेशन मिलती है, इंक्वायरी सबसे लीस्ट रिलायबल एविडेंस होता है। क्यों? क्योंकि बोली गई बात का कभी भरोसा नहीं होता, तो इंक्वायरी में मुश्किल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक। फिर आता है कि भैया बेस्ट, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडिट टेस्टिंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्ट एंड गिव बेस्ट ऑडिट एविडेंस? बेस्ट ऑडिट एविडेंस कौन देता है भैया? बेस्ट ऑडिट एविडेंस देता है, इंक्वायरी से तो लिस्ट मिलता है। देखो बेस्ट ऑडिट एविडेंस देता है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस क्या है? रीपरफॉर्मेंस मतलब हम खुद करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाया हुआ है, उसकी टेस्टिंग हम खुद करके देख लेंगे। अच्छा ऐसा है, चलो एक ट्रांजैक्शन पास करो फिर हम देखते हैं, एक डमी ट्रांजैक्शन डालो फिर पता चलता है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने गार्ड बैठाया है, तो गार्ड आने वाले लोगों से पूछता भी है कि कौन हो कि नहीं, तो आपने दो बंदे अपने भेज दिए और गार्ड ने कुछ उनसे पूछा ही नहीं, वो अंदर चले गए, मतलब इंटरनल कंट्रोल तो खत्म है। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। अगला, applying dash dash gives most effective and efficient audit evidence using audit testing method। ऑडिट परीक्षण विधियों का उपयोग करते समय डैश डैश को लागू करना सबसे प्रभावी और कुशल ऑडिट साक्ष्य देता है, कौन सा?
इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विथ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन कॉम्बिनेशन विथ रीपरफॉर्मेंस एंड रीपरफॉर्मेंस विथ इन कॉम्बिनेशन विथ इंक्वायरी। बेस्ट, देखो कॉम्बिनेशन सिंपल सी बात है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद हमने उसी चीज को क्या कर लिया, इंस्पेक्ट करके क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। चलो दिखा दो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बेस्ट। जनरली ये जनरल बातें हो रही हैं, जनरली यहां से बेस्ट आपको मिल जाएगा। अब मैनेजमेंट ने कसम ही खा ली हो कि हम तो फ्रॉड करेंगे ही, तो फिर ऑडिट का एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, एक सीमा है ऑडिट की, कि सीमा मतलब लिमिटेशन है कि ऑडिटर कुछ गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने कसम ही खा ली है कि हमको फ्रॉड करना ही करना है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑडिटर के लिए। तो इसीलिए जब आप ऑडिट में आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिटर जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, रीजनेबल अश्योरेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिटर का अश्योरेंस क्या होता है, उचित आश्वासन देता है। उचित आश्वासन, देखो अश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक रीजनेबल होता है और दूसरा एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी पूर्ण आश्वासन। देखो ऑडिटर कहता है कि देखो मैंने चेक किया है और जितना मैंने चेक किया है उसके बेसिस पर मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। ओपिनियन अलग भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए ओपिनियन की बात मैं करता हूं, हम आगे पढ़ेंगे भी ऑडिट ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन का मतलब क्या है, रीजनेबल ओपिनियन जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। कैसे? जैसे आपके बारे में हर एक व्यक्ति की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, हो सकती है। तो ये क्या है, जैसे मैं मान लीजिए आपको जानता हूं तो आपके बारे में बोलूंगा कि अच्छा लड़का है, पढ़ता लिखता है, लेकिन जो और आपको जानते हैं आपके दोस्त लोग तो बोलते हैं ये दरिंदा है भाई, उनकी ओपिनियन अलग है। आपके घर वालों के हिसाब से ओपिनियन अलग है और आपके सहेली के हिसाब से ओपिनियन अलग है। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस कब मिलेगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है कि ऑडिटर एकदम से निश्चित हो चुका है, इस बात की कोई संभावना ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। जैसे सर्टिफिकेट, अब आपके 10वीं में मान लीजिए 65% है, तो वहां पर क्या है, आपको मैं कह सकता हूं कि इस बंदे के 10वीं में 65% है क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट देखा है, वो अब चेंज नहीं होगा, वो अब चेंज नहीं हो सकता। तो सर्टिफिकेशन, बेसिकली सर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, आप किसी भी फैक्ट को सर्टिफाई कर देते हैं, वहां पर आप ओपिनियन नहीं देते हैं, वहां पर आप सर्टिफाई कर देते हैं। तो ऑडिटर ध्यान रखना हमेशा क्या देगा, रीजनेबल अश्योरेंस देगा, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट का कि अगर मैनेजमेंट ने कसम खा ली है कि हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद ही करेंगे, जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो सत्यम का केस, सत्यम कंप्यूटर्स करके हुआ करता था और रामलिंगम राजू ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, तो भाई मैनेजमेंट कंपनी फिर बाद में उसको महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया। तो ऐसे केसेस में फिर ऑडिटर बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढ नहीं सकता, अगर सारी चीज़ें ही फर्जी हैं, एविडेंस भी फर्जी है, जिससे हमें पूछना है वो भी फर्जी है, तो फिर ऑडिटर ढूंढ के कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको क्विजेस के वहाँ पर जाके आपको मिलना है। जैसे आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करके स्टोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखिए, ये अगर आप तीनों सब्जेक्ट के लिए क्विजेस लेते हैं, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो 650 में उसका प्राइस है। वैसे प्राइस इसका 1300 है, 50% ऑफ पे अवेलेबल है, दीपावली के बाद ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, अगर किसी को एक सब्जेक्ट का भी लेना है तो वो 250 में ले सकता है, इसका प्राइस भी 50% ऑफ करके दिया गया है। तो आई होप अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इन क्विजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका कंसेप्ट पर पकड़ भी बढ़ेगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।